स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्सीक प्रो में। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के पेपर, जिसकी एग्ज़ाम डेट थी 10/12/2017। पिछले दो वीडियो में हमने 55 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। तो इस पार्ट 3 में हम 56 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टुडे वीडियो। तो 56 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इन ये लेथ फॉलोवर स्टडी रेस्ट विल बी फिक्स टू द। लेथ में जो फॉलोअर स्टडी रेस्ट होता है, जिसे हिंदी में अनुगामी अपवर्ती विराम के नाम से जानते हैं, इसको लेथ के किस पार्ट पर फिक्स किया जाता है? ऑप्शन है बेड, चक, सैडल या फिर लीड स्क्रू। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो फॉलोअर स्टडी रेस्ट होता है इसको लेथ के किस पार्ट पर फिक्स किया जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि इसको सैडल पर फिक्स किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि लेथ स्टडी रेस्ट क्या होता है। तो जब कभी भी लेथ पर कार्य करते समय कोई लंबा जॉब या कोई हैवी जॉब होता है, उसको उसके सेल्फ वेट के कारण, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण उसको सपोर्ट करना होता है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए एक विशेष प्रकार का मीन्स एसेसरी प्रयोग किया जाता है, जिसे लेथ स्टडी के नाम से जानते हैं। इसका काम क्या होता है? या कोई लंबा वर्क पीस है, लंबा कार्यखंड है, तो उसके लचीलेपन को मतलब सहन करता है। साथ ही साथ जो टूल का दबाव होता है उसके कारण कार्य पर पड़ने वाले भार को क्या करता है? अब्जॉर्ब करता है और उसके द्वारा इसको क्या करता है? सपोर्ट देने का कार्य करता है। तो स्टडी रेस्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड स्टडी रेस्ट। फिक्स्ड स्टडी रेस्ट भी पूछा जाता है, इसको कहाँ पर फिक्स करते हैं? तो फिक्स्ड स्टडी रेस्ट को फिक्स किया जाता है लेथ के बेड पर। और दूसरा जो अभी हमने पढ़ा फॉलोअर स्टडी रेस्ट। फॉलोअर स्टडी रेस्ट इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे सैडल पर फिक्स करते हैं। तो सैडल क्या होता है? हमारा कटिंग टूल के साथ साथ ये भी क्या करता रहता है? मूव करता रहता है। तो चूंकि ये टूल को क्या करता है? फॉलो करता है, इसीलिए इसे कहा जाता है फॉलोअर स्टडी रेस्ट। ये कहाँ फिक्स होता है? सैडल पर फिक्स होता है। और जो फिक्स्ड स्टडी रेस्ट होता है वो कहाँ फिक्स होता है? वो लेथ के बेड पर फिक्स किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर। Which of the following is an example of indirect angle measurement tool? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा इनडायरेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष रूप से कोण का मापन किया जाता है? ऑप्शन है बेबल प्रोटेक्टर, बेबल गेज, यूनिवर्सल बेबल गेज या फिर मार्किंग टेबल। तो आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि बेबल गेज के द्वारा क्या किया जाता है? इनडायरेक्टली एंगल का मेजरमेंट किया जाता है। जब भी कभी हमें अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से किसी कोण का, किसी जॉब का एंगल मेजर करना होता है, उसको चेक करना होता है, बेसिकली गेज है तो कह सकते हैं एंगल को चेक किया जाता है। तो इनडायरेक्टली रूप से किसके द्वारा चेक किया जाता है? तो बेबल गेज के द्वारा। यहाँ पर इनडायरेक्ट रूप से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी कोण को चेक कर सकते हैं। ठीक, बेबल प्रोटेक्टर की बात की जाए तो इसके द्वारा हम डायरेक्टली 1 डिग्री की एक्यूरेसी में किसी भी कोण को क्या करते हैं? मेजर करने का कार्य करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is used for separating metal after chain drilling? यहाँ पर पूछा गया है कि चैन ड्रिलिंग के बाद जब कोई जॉब है जहाँ पर हम एक्साइंग या फिर चिपिंग वगैरह नहीं कर सकते, तो यहाँ पर जब चैन ड्रिलिंग करके मान लीजिए 4 होल है, हमने यहाँ पर ड्रिल किया, तो इनके बीच जो मटेरियल बच जाता है इसको हम चैन ड्रिलिंग के द्वारा मतलब उसके बाद क्या करते हैं? मेटल को चिपिंग के द्वारा हम बाहर निकालते हैं। तो इसके लिए किस प्रकार की चीजल का प्रयोग किया जाता है चैन ड्रिलिंग के लिए? वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन है हाफ राउंड नोच चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, कैप चीजल या फिर बेब चीजल। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि चैन ड्रिलिंग के बाद मेटल को रिमूव करने के लिए बेब चीजल का प्रयोग किया जाता है। बात की जाए अदर चीजल की, कैप चीजल की, तो कैप चीजल को मतलब कैप चीजल के द्वारा क्या किया जाता है? तो इसके द्वारा कीबे या स्लॉट की कटिंग की जाती है। ठीक, नेक्स्ट जो दिया है डायमंड पॉइंट चीजल, इसका प्रयोग हम करते हैं कोई भी बी ग्रुप काटने के लिए या फिर कोई इस प्रकार का मेटल है, तो यहाँ पर इसके कॉर्नर को फिनिश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? डायमंड पॉइंट चीजल का। नेक्स्ट जो हाफ राउंड नोट चीजल है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं? कोई हमारा इरेगुलर शेप में अगर हाफ राउंड ग्रुप, हमें टेढ़े मेढ़े आकार के ग्रुप को काटने के लिए या कह सकते हैं जो ऑयल ग्रुप होते हैं उसको काटने के लिए हाफ राउंड नोट चीजल का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या पूछा गया है? इन ये चीजल द कटिंग एज कैन नॉट पेनिट्रेट इनटू द वर्क एंड स्लिप इफ।
यहाँ पर पूछा गया है चीजल से, ये भी क्वेश्चन है कि कटिंग एज किस कंडीशन में जो हमारा चीजल का कटिंग एज होता है ये जॉब में प्रवेश नहीं करता है, मेटल को कटिंग नहीं करता है और क्या कर जाता है, स्लिप कर जाता है। ठीक, तो यहाँ से बेसिकली दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कि कौन सी कंडीशन होती है जिसमें चीजल स्लिप कर जाती है, जो कि 59 नंबर में पूछा गया है, और 60 नंबर में पूछा गया है कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें चीजल क्या करती है, प्रोग्रेसिवली मेटल को कटिंग करती, मीन्स उसके जॉब के अंदर डिगिंग करती जाती है। तो इन दोनों कंडीशन को हम फिगर के द्वारा समझते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख पा रहे होंगे। फर्स्ट फिगर यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाया गया, यहाँ पर कुछ चीजल के एंगल दिखाए गए हैं। ये मान लीजिए हमारी जॉब है, मतलब जॉब की सरफेस है जहाँ पर हम कटिंग कर रहे हैं, ये उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री की लाइन होती है और ये हमारी क्या है, कोई चीजल यहाँ पर दिखाई गई। ये चीजल की टॉप सरफेस है और ये चीजल की बॉटम सरफेस है। तो यहाँ पर बेसिकली जो एंगल बनते हैं उनके बारे में पहले जान लेते हैं। तो चीजल की जो टॉप सरफेस होती है और वर्किंग सरफेस के 90 डिग्री परपेंडिकुलर सरफेस के बीच यहाँ पर जो एंगल बनता है जिसको हम गामा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसको रैक एंगल के नाम से जानते हैं। क्लियर होना चाहिए। चीजल के मतलब जो चीजल की टॉप सरफेस होती है उस टॉप सरफेस यहाँ पर जो दर्शाया गया है, और जो हम वर्किंग सरफेस है, वर्किंग सरफेस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर जो सरफेस है यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको क्या कहते हैं, इसको रैक एंगल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पूछा जाता है कि चीजल की बॉटम सरफेस और वर्किंग सरफेस के बीच जो एंगल बनता है उसको किस नाम से जानते हैं। तो चीजल की बॉटम सरफेस और जो कार्यकारी सतह होती वर्किंग सरफेस होती है इसके बीच जो एंगल बनता है इसे हम क्लियरेंस एंगल के नाम से जानते हैं और इसको अल्फा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। थर्ड वन आता है चीजल की टॉप सरफेस और चीजल की बॉटम सरफेस, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसे हम पॉइंट एंगल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, चीजल के पॉइंट एंगल के नाम से जानते हैं और इसको किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसको बीटा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है, मान लीजिए अगर हम पॉइंट एंगल को क्या कर रहे हैं, एक सेंटर लाइन डाल के इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो चीजल की सेंटर लाइन और कार्यकारी सरफेस जहां पर हम वर्क कर रहे होते हैं, तो चीजल की सेंटर लाइन और कार्यकारी सरफेस वर्किंग सरफेस के बीच का जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन का मतलब है कि चीजल कितने डिग्री पर झुकी हुई है, कितने एंगल पर उसको हम झुका कर चिपिंग कार्य को कर रहे हैं। तो ये कुछ प्रमुख एंगल होते हैं। अब इनके आपस में रिलेशनशिप क्या होते हैं, जब हमारा एंगल मेनली हमारा डिपेंड क्या करता है, चीजल का पॉइंट एंगल और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन से ही रैक एंगल और क्लियरेंस एंगल का पता चलता है। तो यदि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या है, अपने करेक्ट पोजीशन में है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा क्लियरेंस एंगल भी सही होगा और रैक एंगल भी सही होगा। तो हमारी जो चीजल होगी फ्लैट रूप में मीन्स समानांतर क्या करेगी, मेटल की कटिंग करेगी, पूरी इफिशिएंटली मेटल की कटिंग करती है। लेकिन यदि मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन की वैल्यू कम होती जाती है। ठीक, मान लीजिए एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होगा, कम होगा, तो इस कंडीशन में क्लियरेंस एंगल की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। जैसे जैसे हमारा चीजल क्या होगा, वर्क सरफेस की तरफ नीचे की ओर झुकता जाएगा, तो वहां पर हमारे क्लियरेंस एंगल की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और साथ ही साथ जो रैक एंगल का मान होगा वो बढ़ता जाएगा। तो कंडीशन क्या है, अगर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन की वैल्यू कम है, झुकाव कोण कम है, तो क्लियरेंस एंगल क्या होगा, कम होगा, और रैक एंगल की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या आती है, दूसरी कंडीशन आती है अगर मान लीजिए ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बढ़ रहा है, जो झुकाव कोण है ज्यादा होता जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्लियरेंस एंगल का मान भी ज्यादा होगा और रैक एंगल का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बढ़ने से क्लियरेंस एंगल की वैल्यू बढ़ती है और रैक एंगल की वैल्यू घटती है। ये प्रमुख कंडीशन है। अब हम देख लेते हैं कि किस सिचुएशन में क्या होता है। तो यदि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या है, लो है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज टू लो, मीन जो चीजल का झुकाव कोण है क्या है, बहुत कम है, बहुत कम झुकाव कोण दिया गया है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर जो क्लियरेंस एंगल होगी, जो अल्फा है क्लियरेंस एंगल, उसका वैल्यू भी क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। उसका जो क्लियरेंस एंगल वो भी बहुत कम हो जाएगा। और इस कंडीशन में जो हमारा रैक एंगल होगा,
रैक एंगल क्या होगा, काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, रैक एंगल की वैल्यू काफी ज्यादा हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब कभी भी हमारा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कम होता है या क्लियरेंस एंगल की वैल्यू कम होती है, या कह सकते हैं जो हमारा रैक एंगल है, रैक एंगल की वैल्यू ज्यादा होती है, तो इस कंडीशन में चीजल क्या करती है, स्लिप कर जाती है। मींस चीजल स्लिप कर जाती है वर्क सरफेस पे और मेटल की कटिंग नहीं कर पाती है। तो ये कंडीशन आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियरेंस एंगल टू लो, क्लियरेंस एंगल टू लो हो, या फिर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन टू लो हो, या कह सकते हैं कि रैक एंगल टू हाई हो, मींस रैक एंगल ज्यादा हो, क्लियरेंस एंगल कम हो या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कम हो, तो चीजल हमारी स्लिप कर जाएगी सरफेस से और मेटल की कटिंग नहीं कर पाएगी। इसके विपरीत जो दूसरी कंडीशन होती है क्लियरेंस एंगल टू हाई, इस क्लियरेंस एंगल ज्यादा होने पर क्या डिफेक्ट होता है, तो जब कभी भी हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ज्यादा होता है, मींस चीजल का जो झुकाव कोण होता है वो ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, क्लियरेंस एंगल भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो जब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ज्यादा होगा, क्लियरेंस एंगल ज्यादा होगा, तो वहां पर जो रैक एंगल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। और इस कंडीशन में मेटल चीजल हमारी क्या करेगी, मेटल में डिगिंग करेगी, मेटल में धंसती चली जाएगी और सही प्रकार से कटिंग नहीं कर पाएगी, बहुत ज्यादा मेटल को रिमूव करेगी। तो ये कुछ इसके प्रमुख मीन्स पूछे जाते हैं एंगल के इफेक्ट से कि किस कंडीशन में क्या होता है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं। 59 को इसमें पूछा गया है कि किस कंडीशन में चीजल पेनिट्रेट नहीं करेगी, कैन नॉट पेनिट्रेट एंड स्लिप। तो स्लिप कब करेगी, जब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हमारा क्या होगा, लो होगा, और क्लियरेंस एंगल क्या होगा, लो होगा, और उसके साथ साथ रैक एंगल हाई होगा। तो देखते हैं यहाँ से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। सबसे पहला क्लियरेंस एंगल इज हाई, नहीं होगा। दूसरा ये ऑप्शन हमें मिल जाता है यहाँ पर, क्लियरेंस एंगल इज टू लो, मींस अगर क्लियरेंस एंगल काफी कम होगा तो चीजल क्या कर जाएगी, स्लिप कर जाएगी। 60 नंबर क्वेश्चन इसके जस्ट अपोजिट वाला पूछा गया है कि चीजल में कर्तन उत्तरोत्तर बढ़ता है, मींस इन ये चीजल द कट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज, मींस जो चीजल होती है किस कंडीशन में डिगिंग करती है, तो डिगिंग के लिए क्या होना चाहिए, क्लियरेंस एंगल काफी ज्यादा हाई होना चाहिए। तो आशा करते हैं ये दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। क्या क्या होना चाहिए, स्लिप के लिए जो क्लियरेंस एंगल है वो कम होना चाहिए, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कम होना चाहिए, और रैक एंगल ज्यादा होना चाहिए, ठीक। और डिगिंग के लिए या प्रोग्रेसिवली कटिंग के लिए क्या होना चाहिए, क्लियरेंस एंगल की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, या कह सकते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ज्यादा होना चाहिए और रैक एंगल की वैल्यू कम होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है फॉर कटिंग एन एक्सटर्नल थ्रेड ऑफ M10 विथ 1.25 पिच द डायमीटर ऑफ द ब्लैंक विल बी। हमें क्या करना है, M10 इंटू 1.25 पिच की हमें थ्रेड काटनी है, कोई एक्सटर्नल थ्रेड काटनी है। तो इसके लिए ब्लैंक साइज क्या होगा, ब्लैंक साइज मीन्स थ्रेड कटिंग करने से पहले, एक्सटर्नल थ्रेड काटने से पहले जो सॉफ्ट मीन्स जो हमारा रॉड होता है, मान लीजिए कोई हमारी सॉफ्ट है, इस पर हमें क्या करनी है, एक्सटर्नल थ्रेड काटनी है, ठीक। तो एक्सटर्नल थ्रेड काटने से पहले किस साइज में इसको फिनिश किया जाता है, वही उसका क्या कहलाता है, ब्लैंक साइज कहलाता है। तो सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं, हमें दिया गया है M10 इंटू 1.25। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, M का मतलब है ये मेट्रिक थ्रेड है, 10 क्या है इसका मेजर डायमीटर है, 1.25 क्या दिया गया, इसकी पिच दी गई है। देख लेते हैं ब्लैंक साइज कैसे निकालते हैं। तो ब्लैंक साइज बराबर होता है मेजर डायमीटर माइनस P/10, मींस P/10, पिच/10। मेजर डायमीटर 10 दिया गया है, पिच कितनी है 1.25 है, यहाँ पर 5 छूट गया है, 1.25 है। इसको हमें क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है। तो 1.25 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.125 होगा, 10 में से माइनस करेंगे तो बचेगा 9.875, 9.875 mm यहाँ से उत्तर हो जाएगा। फार्मूला क्या है, आपको फार्मूला ही क्लियर रखना है, ब्लैंक साइज बराबर मेजर डायमीटर माइनस P/10। अगर ये फार्मूला आपको क्लियर है तो आप क्वेश्चन का आंसर इजीली दे ले जाएंगे। तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, 9.875 mm सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 62 नंबर, स्टील व्हिच कंटेन्स 0.8% कार्बन इज कॉल्ड। स्टील या इस्पात जिसमें 0.8% कार्बन मौजूद होता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उसे कहा जाता है यूटेक्टोइड स्टील। ऐसी स्टील जिसमें 0.8% कार्बन हो उसे यूटेक्टोइड स्टील के नाम से जानते हैं। और यूटेक्टोइड स्टील का स्ट्रक्चर क्या होता है, फुली
पेयरलाइट होता है जो कि बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर होता है। अगर बात की जाए हाइपोयूटेक्टोइड स्टील की, तो हाइपोयूटेक्टोइड स्टील में क्या होता है 0.8% से कार्बन की मात्रा कम होती है, तो उसे हाइपोयूटेक्टोइड स्टील के नाम से जानते हैं। और यदि 0.8% से कार्बन की मात्रा क्या है अधिक है तो उसे हाइपर यूटेक्टोइड स्टील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 0.8% से कम है कार्बन तो हाइपो यूटेक्टोइड, 0.8% से अधिक है तो हाइपर यूटेक्टोइड, और जस्ट 0.8% है अगर कार्बन की परसेंटेज तो उसे यूटेक्टोइड स्टील के नाम से जानते हो। कास्ट आयरन में कार्बन परसेंटेज कितना होता है, तो यहाँ से 2% से 4% के बीच कार्बन परसेंटेज की मात्रा पाई जाती। तो आशा करते हैं क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर, द लोअर क्रिटिकल पॉइंट फॉर मींस व्हाइल कूलिंग फॉर स्टील इज, इस्पात के लिए या फिर स्टील के लिए निम्न क्रांतिक बिंदु शीतलन के समय क्या होता है। 63 नंबर आपसे पूछा गया है कि जब हम क्या कर रहे होते हैं, मींस मेटल की कूलिंग कर रहे होते हैं, किसी भी मेटल का कोई भी स्टील है जब उसको हम कूल डाउन कर रहे होते हैं गर्म करने के बाद, तो उस समय उसका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है। ऑप्शन 723, 693, 923 या फिर 593। जनरली होता है क्या, जैसे आप लोग लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर देखते हैं तुरंत 723 डिग्री की तरफ टिक कर देते हैं, लेकिन आपको देखना होता है कि वो हीटिंग के समय पूछ रहा है या फिर कूलिंग के समय पूछ रहा है। अगर हीटिंग के समय पूछा जाता है तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 723 होता है, और अपर क्रिटिकल डिपेंड करता है कार्बन के परसेंटेज पर। लेकिन जब हम क्या कर रहे होते हैं, उस मेटल को कूल डाउन कर रहे होते हैं, तो उसका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो जाता है, जनरली 30 डिग्री सेल्सियस प्रीवियस से क्या होता है, कम होता है। तो हीटिंग करते समय तो हमारा 723 होता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, लेकिन कूलिंग के समय क्या होगा 30 डिग्री सेल्सियस इससे कम होगा। तो ये कितना आ जाएगा, नियर अबाउट 693 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाता है। तो कूलिंग करते समय लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, 693 डिग्री सेल्सियस होता है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि 64 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द फोर्जिंग प्रोसेस इन व्हिच द लेंथ ऑफ वर्कपीस इज रिड्यूस्ड एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज्ड इज नोन एज, वो कौन सी फोर्जिंग प्रक्रिया है जिसमें वर्कपीस की लंबाई को घटाया जाता है, जो वर्कपीस की लंबाई होती है उसको कम करते हैं और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है। जो उसका क्षेत्रफल है मींस उसको बढ़ाते हैं और उसकी लंबाई को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आपको क्लियर होना चाहिए, प्रक्रिया कहलाती है अपसेटिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। अपसेटिंग क्या होती है, अपसेटिंग एक फोर्जिंग की ऑपरेशन है, एक फोर्जिंग की प्रक्रिया है जिसमें जॉब की लंबाई को, मान लीजिए कोई इतना लंबा जॉब है तो इसमें हम ऊपर से क्या करते हैं, हैमरिंग करके या फिर उसको चोट मार के क्या करेंगे, इसकी लंबाई को कम करके इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा इसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये प्रक्रिया कहलाती है अपसेटिंग। इसी से मिलता जुलता एक और पूछा जाता है जिसे हम कहते हैं ड्राइंग डाउन के नाम से, उसे क्या कहते हैं, DRAWING, ड्राइंग आउट, ड्राइंग आउट के नाम से जाना जाता है। तो ड्राइंग आउट की प्रक्रिया क्या होती है, तो ड्राइंग आउट में बेसिकली क्या होता है, जो भी मीन्स हमारा वर्कपीस होता है उस वर्कपीस के क्रॉस सेक्शन को कम करके और उसकी लंबाई को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपसेटिंग में क्या करते हैं, उसकी लेंथ को हम रिड्यूस करते हैं, क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करते हैं, और ड्राइंग आउट में क्या किया जाता है, तो ड्राइंग आउट में उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को कम किया जाता है और उसके लेंथ को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। फोल्डिंग ऑपरेशन क्या होता है, तो सीट मेटल वगैरह में हम क्या करते हैं, जब कभी भी सीट के किनारों को मोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फोल्डिंग ऑपरेशन कहते हैं। कटिंग मीन्स डिफरेंट सेक्शन में उसको कट करना। स्वेजिंग, स्वेज ब्लॉक की सहायता से उसे डिफरेंट शेप में मीन्स ढालना, विभिन्न प्रकार के आकृति में परिवर्तित करना विद द हेल्प ऑफ हैमर एंड स्वेज ब्लॉक, दैट इज नोन एज स्वेजिंग। तो आशा करते हैं ये भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 65 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड टू गेट ए फ्लूइड टाइट जॉइंट इन रिवेटिंग, मीन्स रिवेटिंग में तरल दृढ़ जॉइंट मीन्स फ्लूइड टाइट जॉइंट पाने के लिए निम्नलिखित में से किस औजार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन
हैमरिंग टूल, स्वैगिंग टूल, फुलरिंग टूल या फिर रिवेट सेट। तो यहाँ से आपको जनरली क्लियर हो जाएगा कि हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फुलरिंग टूल। जब भी हमें सीट मेटल जॉइंट में क्या करना होता है, फ्लूइड टाइट जॉइंट प्राप्त करना होता है, तो वहाँ पर कौन सी प्रक्रिया की जाती है, वहाँ पर फुलरिंग प्रक्रिया की जाती है। और इसके लिए कौन सा टूल प्रयोग किया जाता है, तो फुलरिंग टूल प्रयोग किया जाता है। ये काकिंग टूल और फुलरिंग टूल ये रिविट के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसको आप ध्यान में थोड़ा सा एक बार इसको समझ लीजिए कि कॉकिंग और फुलरिंग क्या होती है। तो अगर बात की जाए सबसे पहले कॉकिंग की, तो कॉकिंग क्या होती है, इसका प्रयोग प्लेटों के एजों और रिविट के हेड को, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं जो प्लेट की एज है, प्लेट की एज को या फिर रिवेट के हेड को, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर में रिवेट के हेड को, डाउन में प्लेट की एज को क्या करते हैं, अच्छी तरीके से बैठाने के लिए, उसकी प्रॉपर सीटिंग के लिए कॉकिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा जो प्रक्रिया की जाती है उसी को क्या कहते हैं, कॉकिंग ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। तो हमने क्या देखा, अगर हमें रिवेट के एज को या फिर प्लेट के एज को या फिर रिवेट के हेड को प्रॉपर सीटिंग देना, उसे सही से बैठाना है, तो उसके लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है, कॉकिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। और इसके द्वारा जो ऑपरेशन किया जाता है उसे कॉकिंग ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात की जाए फुलरिंग टूल के बारे में, तो फुलरिंग टूल क्या होता है, तो इसका प्रयोग प्लेट को अच्छी तरह से बैठाने, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये क्या कर रहा है, प्लेट को अच्छी तरह से बैठा रहा है, उसकी प्रॉपर सीटिंग दे रहा है, जिससे कि क्या हो सके, फ्लूइड टाइट ज्वाइंट प्राप्त हो सके, मींस लीक प्रूफ ज्वाइंट प्राप्त हो सके रिवेटिंग के बाद, फिर उसमें लीकेज वगैरह ना हो। तो इसके लिए कौन सी टूल प्रयोग किया जाता है, इसके लिए प्रयोग किया जाता है फुलरिंग टूल, और इसके द्वारा जो ऑपरेशन की जाती है उसे कहते हैं फुलरिंग। ठीक, यहाँ से आपको क्लियर होगा जो फुलरिंग टूल होता है, जो इसकी चौड़ाई होती है बेसिकली जो रिवेट की जो हमारी जो प्लेट होती है उसके एज की थिकनेस के बराबर होती है। और यहाँ पे जो कॉकिंग टूल होती है इसकी जो मीन्स कह सकते हैं एज होती बहुत ही काफ़ी कम होती है टूल के बिट की चौड़ाई। तो यहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हैं। कॉकिंग का मतलब क्या होता है, प्लेट के एज को बैठाना या रिवेट के हेड को बैठाना। फुलरिंग का मतलब क्या होता है, प्लेट के एज को अच्छी तरीके से बैठाना, प्लेटों को आपस में अच्छी तरीके से बैठाना, जिससे कि उससे फ्लूइड टाइट ज्वाइंट प्राप्त किया जा सके। तो ये भी आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात की जाए 66 नंबर क्वेश्चन की, द इनक्लोज्ड एंगल ऑफ एन एक्टागोन इज, एक अष्टभुज का परिबद्ध कोण कितना होता है। तो इसको भी हम देख लेते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। 66 नंबर में क्या पूछा गया है, आउटर एंगल ऑफ इनक्लोज्ड एंगल ऑफ ऑक्टागोन पूछा गया है। तो ऑक्टागोन में कितनी भुजाएं होती हैं, 8 भुजाएं होती हैं। तो हमें पता है जब भी किसी रेगुलर मींस रेगुलर पॉलीगोन का हमें इनक्लोज्ड एंगल निकालना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका आउटर एंगल निकालते हैं। तो आउटर एंगल निकालने के लिए फार्मूला होता है 360/n, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ साइड दिया गया है। तो यहाँ पर ऑक्टागोन की बात की गई तो हम 360 डिग्री को क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से निकल के आता है 45 डिग्री। 45 डिग्री क्या है, उसका बाहरी कोण है, आउटर एंगल है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इनक्लोज्ड एंगल कि उसके जो ये दो भुजाएं होती हैं उनके बीच में कितना एंगल होता है, यहाँ पर कितना उनका आंतरिक कोण बनता है, इसको हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 180 डिग्री में से आउटर एंगल को माइनस करते हैं। तो आउटर एंगल 45 डिग्री निकल के आया था, जिसको हम 180 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 135 डिग्री के निकल के 135 डिग्री निकल के आ जाता है। तो यहाँ से पता चलता है जो ऑक्टागोन है इसका इनक्लोज्ड एंगल कितना होता है, तो 135 डिग्री होता है। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, द साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन इज 10 mm, कोई एक हेक्सागोन है उसका साइड कितना है, 10 mm है। देन व्हाट इज द कॉर्नर टू कॉर्नर साइज, उसका कॉर्नर टू कॉर्नर साइज कितना होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया गया है। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, साइड दिया गया है हेक्सागोन का, कितना दिया गया है, 10 mm दिया गया है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस। तो हेक्सागोन के कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस का फार्मूला होता है √3 इंटू ये, जहां पर ए क्या है, साइड ऑफ द हेक्सागोन है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, √3a। ए का मतलब क्या है, साइड है। हमें पता है √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732, 1.732। साइड की वैल्यू दी गई है 10, जब हम 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आ जाएगा 17.32।
17.32, यही क्या हो जाएगा, उसका कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है 67 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क होल्डिंग एसेसरीज ऑफ ये लेथ। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा ऐसा उपसाधक है जिसका प्रयोग मीन्स टूल को होल्ड करने के लिए, कार्य को धारण करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। मीन्स कौन सा ऐसा है जो कि वर्क होल्डिंग डिवाइस नहीं है लेथ में, ये पूछा गया है। फर्स्ट फेस प्लेट, सेकेंड मैंड्रल, थर्ड कैच प्लेट, फोर्थ सेल्फ सेंटरिंग चक। तो अगर यहाँ बात की जाए फेस प्लेट, तो फेस प्लेट भी क्या होता है, वर्क होल्डिंग डिवाइस होता है जो कि इरेगुलर वर्क पीस को होल्ड करता है। मैंड्रल क्या करता है, फिनिश्ड सरफेस, जिसका ऐसा जॉब जिसका आउटर सरफेस फिनिश है, सॉरी इनर सरफेस फिनिश है, उसके आउटर सरफेस पे कोई प्रक्रिया करनी है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है मैंड्रल का। सेल्फ सेंटरिंग चक, इसी को थ्रीजा चक के नाम से जानते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, रेगुलर जॉब को मीन सिलेंड्रिकल जॉब को होल्ड किया जाता है। तो यहाँ से क्या बचता है हमारा, कैच प्लेट बच के आती है। मीन्स कैच प्लेट क्या है, ये एक प्रकार की कह सकते हैं वर्क सपोर्टिंग डिवाइस होती है, ना कि वर्क होल्डिंग डिवाइस होती है। तो आशा करते हैं ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अगर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एसेसरीज है जिसका प्रयोग हम होल्डिंग के लिए ना करके सपोर्टिंग के लिए करते हैं, तो कौन सी हो जाएगी, कैच प्लेट हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि 69 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर रफ टर्निंग द स्टॉक टूल्स विथ फॉलोइंग अप्रोच एंगल आर अवेलेबल व्हिच विल बी सेलेक्टेड फॉर मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट। यहाँ पर पूछा गया है रफ चक्रण मीन्स रफ टर्निंग के लिए निम्नलिखित कोणों में से युक्त उपगमन कोण उपलब्ध है, कर्तन की अधिकतम गहराई के लिए किसे चयनित किया जाता है। मीन्स जब हम कभी क्या करते हैं, रफ टर्निंग करते हैं, तो रफ टर्निंग करते समय विभिन्न प्रकार के एंगल टूल पर उपलब्ध होते हैं। तो उस समय हम रफ टर्निंग करते समय टूल का कितना एंगल लेते हैं, उसका अप्रोच एंगल कितना होता है, वही इस क्वेश्चन में यहाँ पर 69 क्वेश्चन में पूछा गया। तो ये कितना होता है, 30 डिग्री होता है, स्टैंडर्ड होता है। आपको याद रखना है कि रफ टर्निंग में हम क्या करते हैं, टूल का एंगल कितना लेते हैं, तो टूल का अप्रोच एंगल 30 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 70 नंबर क्वेश्चन। एक बाहरी धुरा जल्दी निकालने के लिए निम्नलिखित टेपरों में से सबसे उपयुक्त कौन है। Which one of the following tapers is used best for quick releasing of an arbor। कोई एक आर्बर है, आपको पता है आर्बर क्या होता है। आर्बर के द्वारा हम किसी भी मीन्स ड्रिल बिट है या फिर स्लीव है, सॉकेट है, इस सबको क्या करते हैं, ड्रिल मशीन के स्पिंडल में होल्ड करते हैं। तो यहाँ से पूछा गया है कि आर्बर का कौन सा ऐसा एंगल है जो कि क्या करता है, क्विक रिलीजिंग के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो क्विक रिलीजिंग के लिए सबसे उपयुक्त एंगल होता है 3.5 इंच टेपर पर फुट। यहाँ से 3.5 इंच पर फुट जो टेपर होता है वो क्या होता है, सबसे उपयुक्त एंगल माना जाता है क्विक रिलीजिंग के लिए। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए 71 नंबर क्वेश्चन की। Which of the following is an instrument for indirect angle measurement। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग इनडायरेक्टली एंगल को मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको हमने स्टार्टिंग में भी क्लियर किया था, तो इसका क्या हो जाएगा, बेबल गेज सही हो जाएगा। जिसका प्रयोग एक्चुअली एंगल को मेजर करने के लिए नहीं बल्कि इसको एंगल को चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, बेबल गेज का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए क्या है, एक इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। चूंकि इस पे कोई ग्रेजुएशन नहीं होती है, इस पर हम माप लेने के बाद फिर इसको किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट जैसे बेबल प्रोटेक्टर, साइन बार, इस पर ट्रांसफर करते हैं, फिर इसकी एक्यूरेसी को हम पता लगाते हैं। अगर बात की जाए बेबल प्रोटेक्टर की, तो 1 डिग्री में क्या करता है, एंगल को मेजरमेंट करने का कार्य करता है। साइन बार क्या करता है, 1 मिनट की एक्यूरेसी में, ठीक 1 मिनट की एक्यूरेसी में एंगल को मेजर करने का कार्य करता है। कॉम्बिनेशन सेट, ये कई सारे सेट का एक क्या होता है, समूह होता है जिसमें कई सारे सेट लगे होते हैं। ठीक, तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसके द्वारा भी एंगल को मेजर, ये सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। कॉम्बिनेशन सेट में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर स्क्वायर हेड, सेंटर हेड, प्रोटेक्टर है, 3 प्रकार के हेड होते हैं जिसके द्वारा मार्किंग, जॉब की चेकिंग, कई सारे ऑपरेशन किए जाते हैं। तो इसको हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे।
चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक वेल्डिंग प्रोसेस, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें ऊष्मा छेपी वेल्डिंग प्रक्रिया, जिसमें ऊष्मा क्या करती है, बाहर निकलती है उसके प्रक्रिया के फलस्वरूप। ठीक है, बेसिकली जो वेल्डिंग प्रक्रियाएं होती है उसमें क्या करती हूँ, ऊष्मा सोर्सी होती है, ऊष्मा क्या करते हैं उसमें बाहर से सप्लाई करते हैं। लेकिन इसमें कौन सी ऐसी प्रक्रिया जो कि ऊष्मा छेपी है जिसके द्वारा ऊष्मा बाहर निकलती है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग या थर्मिट वेल्डिंग? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आंसर 72 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्मिट वेल्डिंग। क्योंकि थर्मिट वेल्डिंग में क्या होता है, आयरन ऑक्साइड पाउडर होता है। ठीक है, बेसिकली जब उसको हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, तो वहां पर उसके द्वारा काफी लॉट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। बाकी अगर बात की जाए अदर वेल्डिंग प्रोसेस, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग या फिर गैस वेल्डिंग, इस सब में क्या होता है, उसमें बाहर से सप्लाई करनी होती है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं 73 नंबर की। इफ द होल साइज 36 समथिंग मीन्स होल का साइज दिया गया है, आपको शाफ्ट का साइज दिया गया है, यहाँ से आपको मिनिमम इंटरफेरेंस निकालना है। तो इसको देख लेते हैं हम सॉल्यूशन के द्वारा। यहाँ पर हमें होल का साइज क्या है, होल का साइज क्या दिया गया है, 36 प्लस में 0.000 और प्लस में ही 0.021। तो यहाँ से मैक्सिमम होल साइज कितना हो जाएगा, तो होल के बेसिक साइज 36 में हम अपर डेविएशन को ऐड करेंगे तो 36.021 हो जाएगा होल का मैक्सिमम साइज। और होल का मिनिमम साइज कितना हो जाएगा, तो 36 में 0.000 को लोअर लिमिट को ऐड करेंगे तो 36 हो जाएगा। शाफ्ट का साइज दिया गया 36 प्लस में 0.022 और प्लस में ही 0.035। तो यहाँ से मैक्सिमम शाफ्ट साइज क्या हो जाएगा, बेसिक साइज में हम क्या करेंगे, अपर लिमिट को ऐड करेंगे तो 36.035 हो जाएगा। और जब बेसिक साइज में लोअर लिमिट 0.022 को ऐड करेंगे तो मिनिमम शाफ्ट साइज निकल के आता है 36.022। तो हमें पता क्या चल गया, हमें होल का मैक्सिमम और मिनिमम साइज, शाफ्ट का मैक्सिमम और मिनिमम साइज पता चल गया। अब हमें निकालना क्या है वो देख लिया जाए। तो हमें निकालना है मिनिमम इंटरफेरेंस। मिनिमम इंटरफेरेंस क्या, बेसिकली फिट 3 प्रकार की होती है। CTI से आप याद रख सकते हैं, क्लियरेंस फिट जिसमें होल का साइज बड़ा होता है, शाफ्ट का साइज छोटा होता है। सेकंड होता है ट्रांजिशन फिट जिसमें कभी होल का साइज बड़ा होता है, कभी शाफ्ट का साइज बड़ा होता है। नेक्स्ट होती है इंटरफेरेंस फिट जिसमें शाफ्ट का साइज बड़ा होता है, होल का साइज छोटा होता है। तो यहाँ पर जो इंटरफेरेंस फिट है इसमें क्या है, शाफ्ट का साइज बड़ा है, होल का साइज छोटा है। तो मिनिमम इंटरफेरेंस मींस कम से कम इंटरफेरेंस। तो कम से कम इंटरफेरेंस मींस कम से कम शाफ्ट का साइज कितना बड़ा रखा जा सकता है वो पूछा गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कम से कम के लिए मिनिमम शाफ्ट का साइज लेंगे और मैक्सिमम होल का साइज लेंगे। तो मिनिमम शाफ्ट का साइज कितना दिया गया है, 36.022 दिया गया है। मैक्सिमम शाफ्ट का साइज कितना, मैक्सिमम होल का साइज कितना निकल के आया, तो 36.021 निकल के आया। ठीक, मिनिमम इंटरफेरेंस का फार्मूला क्या होगा, मिनिमम शाफ्ट साइज माइनस मैक्सिमम होल साइज। मिनिमम शाफ्ट साइज 36.022, मैक्सिमम होल साइज 36.021। इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.001 निकल के आ जाएगा। ठीक, 1 माइक्रोन यहाँ पर निकल के आ जाता है। ठीक, तो आप आशा करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। सपोज दैट मान लीजिए आपको मैक्सिमम इंटरफेरेंस निकालने के लिए बोल दिया जाए तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, तो उसके लिए होगा मैक्सिमम शाफ्ट साइज माइनस मिनिमम होल साइज। तो मैक्सिमम शाफ्ट साइज 36.035 है और मिनिमम होल साइज कितना है, तो 36 है। यहां से घटाएंगे तो 0.035 आ जाएगा। तो ये दोनों आशा करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मिनिमम इंटरफेरेंस निकालने के लिए 0.001 सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको दोनों दिए गए हैं, मैक्सिमम का भी दिया गया है, मिनिमम का भी दिया गया है। तो अगर आपको क्लियर नहीं है तो गलत हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से समझना। हर एक प्रीवियस ईयर सेट पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है 74 नंबर की। When turning ductile materials the rack angle will be, जब हम क्या करते हैं, तन्य पदार्थों की टर्निंग करते हैं तो उस समय रैक एंगल किस प्रकार का रखा जाता है, तो उस समय रैक एंगल क्या होता है, पॉजिटिव रखा जाता है। ठीक, क्या होता है, जब कभी हमें डक्टाइल मटेरियल की टर्निंग करनी होती है या फिर कह सकते हैं सॉफ्ट मेटल की टर्निंग करनी होती है तो वहां पर क्या करते हैं, पॉजिटिव रैक एंगल रखते हैं। और निगेटिव रैक एंगल क्या होता है, जब हमें हार्ड मेटल की टर्निंग करनी होती है।
ठीक। और जीरो रैक एंगल कब होता है, जब हमें ब्रास की टर्निंग करनी होती तो उस समय जीरो रैक एंगल रखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 75 नंबर, ये सिलेंडर है जो डायमीटर ऑफ 12 mm एंड हाइट ऑफ 12 mm। व्हाट इज द सरफेस एरिया। कोई एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर कितना दिया गया है, 12 mm दिया गया, और उसकी हाइट कितनी दी गई है, वो भी 12 mm दी गई। तो सिलेंडर का डायमीटर 12 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा d/2 मीन्स डायमीटर का आधा। तो यहाँ से रेडियस निकल के आ जाएगा 6 mm। हाइट कितनी दी गई है, हाइट दी गई है 12 mm। हमें निकालना है क्या, उसका टोटल सरफेस एरिया। कह सकते हैं सरफेस एरिया निकालना है। मान लीजिए ये कोई क्या है, आपका सिलेंडर है, तो यहाँ से सिलेंडर, तो इसके सरफेस एरिया का मतलब क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि सरफेस एरिया आखिर किसको कहते हैं। तो बात की जाए सरफेस एरिया किसको कहते हैं, तो सरफेस एरिया के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसके एरिया को निकालना होगा। तो क्या है, बेसिकली एक सर्किल टाइप बनना है। सर्किल का एरिया πr², तो एक सर्किल ऊपर एक सर्किल नीचे, तो क्या हो जाएगा 2πr² हो जाएगा। ठीक। और फिर आपको ये जो फ्लैट वाला सेक्शन है इसका हमें क्या निकालना होगा, एरिया निकालना होगा। तो बेसिकली इसका अगर बात की जाए तो ये कुछ इस शेप में आएगा। तो इस शेप में इसका पेरीमीटर निकालने के लिए हो जाएगा आपको 2πr। ठीक, 2πr इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। अगर इसकी हाइट h है तो 2πrh निकल के आ जाएगा। जब दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें टोटल सरफेस एरिया पता चल जाता है। तो यहाँ से फार्मूला क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में h+। अरे कहाँ से निकल के आया, हमने देखा 2πr² था प्लस हमारा था 2πrh। तो यहाँ से हमने क्या किया, 2πr को कॉमन ले लिया, तो एक में बचा h और एक में बचा r। तो यही हमारा हो गया 2πrh+r। 2π की वैल्यू 2π ही रख देते हैं। r की वैल्यू कितनी है, 6 है, और h की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो 6 और 12 को ऐड करेंगे 18 आएगा। 18 को जो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 × 6 मीन्स 12 के साथ, तो आ जाएगा 216 पाई। ठीक, क्योंकि हमारा उत्तर पाई में दिया गया है इसलिए हम इसको पाई की वैल्यू नहीं रख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 216 पाई mm² हो जाएगा। क्योंकि एरिया है तो एरिया का मात्रक क्या होता है, mm² या फिर सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, नेक्स्ट बात की जाए 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एन एरोप्लेन टेक्स 1 hour लेस फॉर ए जर्नी ऑफ 1200 किलोमीटर इफ इट्स स्पीड इंक्रीज बाई 100 km/h फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड। द यूजुअल स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज। यहाँ पर पूछा गया है कि कोई एक एरोप्लेन है, अगर हम उसकी क्या करते हैं, गति को 100 km/h बढ़ा देते हैं तो वो 1200 किलोमीटर की जर्नी को तय करने में 1 घंटा कम लेता है। तो उसकी जो वास्तविक चाल है वो चाल कितनी होगी, यहाँ पर यही पूछा गया है। तो हम मान लेते कितनी है, उसकी प्रारंभिक चाल x km/h है। हमने मान लिया कि उसकी प्रारंभिक चाल कितनी थी, x km/h थी। अब जब हम उसकी चाल बढ़ा देते हैं 100 किलोमीटर तो क्या हो जाएगी, तो उस कंडीशन में x + 100 उसकी चाल हो जाएगी। ठीक है, अब हमें चूंकि यहाँ पर दिया गया है कि जब पहले उसकी चाल है तो टाइम कुछ और लेता है, और जब उसकी चाल को हम बढ़ा देते हैं तो 1 घंटे कम लेता है। यहाँ पर टाइम की बात की गई, टाइम डिफरेंस की बात की गई है। तो अगर हमें टाइम निकालना है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, तो दूरी हमें कितनी दी गई है, 1200 किलोमीटर दी गई है। चाल हमें पता नहीं है तो चाल हमने पहले x मान लिया है। अब जब पहले ये अपनी इनिशियल चाल से जाता था तो मान लीजिए अगर इसको 5 घंटे लगते थे, और बाद में जब इसकी हमने चाल को 100 बढ़ा दिया तो इसको क्या करते हैं, 1 घंटे कम लगते हैं, मीन्स 4 घंटे लगते हैं। मीन्स जो दोनों यहाँ पर टाइम है, दोनों मीन्स स्पीड के दौरान यहाँ पर टाइम का अंतर दिया गया है। जब इसकी पहले चाल कम थी तो यहाँ पर इसको टाइम ज्यादा लगता था, जब चाल बढ़ गई तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो इन दोनों में टाइम का अंतर कितना है, 1 घंटा है। बोल रहा है 1 घंटे कम लेता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। तो टाइम कैसे निकालते हैं हम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकालते हैं। डिस्टेंस कितनी है, 1200 किलोमीटर है, और पहले हमने माना है कि उसकी चाल कितनी है, x किलोमीटर। ठीक है, जो उसकी पहले चाल है और बाद में चाल है उन दोनों का अंतर ही कितना दिया गया है, 1 घंटे दिया गया यहाँ पर टाइम का डिफरेंस। जब हमने उसकी चाल को क्या किया, 100 किलोमीटर इंक्रीज किया तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस 1200 किलोमीटर, चाल 100 + x हो जाएगी, और इन दोनों टाइम का डिफरेंस कितना दिया गया है, 1 घंटे यहाँ पर दिया गया है। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में यहाँ पर आपको इक्वेशन बनेगा 1200 को यहाँ पर 100 प्लस x से गुणा करना होगा, x को 1200 से गुणा करना होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा, इसको इधर भेजेंगे। जब इसको हम ब्रैकेट खोलेंगे 1200 को 100 से गुणा करेंगे तो 12,000 के करीब आएगा। ठीक, 12 फिर 4 जीरो, फिर इसको 1200 को x से गुणा करेंगे, इधर 1200 x से 1200 से x 1200 x कैंसिल हो गया, x को 100 से गुणा करेंगे 100x, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, तो यहाँ पर ये दोनों आपका कैंसिल हो गया। x स्क्वायर प्लस 100x है 12, फिर 4 जीरो को इधर ले जाएंगे 1,20,000, तो आपका एक इक्वेशन कोऑर्डिनेट इक्वेशन द्विघात समीकरण निकल के आ जाता है। यहाँ से इसका क्या करना है, हमें फैक्टर करना है। फैक्टर करना आशा करते हैं आपको आता होगा। तो यहाँ से हम 100x को क्या लिख सकते हैं, 400x माइनस 300x। अगर 400x और 300x को गुणा किया जाए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12,000 हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,20,000 निकल के आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फैक्टर बन के आता है x प्लस 400 और x माइनस 300 निकल के आता है। तो अगर हम x प्लस 400 को बराबर करते हैं 0 को, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आती है, माइनस 400 निकल के आती है। तो माइनस में है तो इस उत्तर को हम नहीं लेंगे। दूसरी क्या है, x माइनस 300 बराबर 0 जो हम करते हैं, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी निकल के आती है, x की वैल्यू 300 निकल के आती है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा कि जो एरोप्लेन की इनिशियल चाल थी, प्रारंभिक चाल थी, वो कितनी थी, 300 किलोमीटर पर घंटे उसकी चाल थी। करना क्या था, हमें यहाँ पर टाइम का अंतर दे रखा था कि जब अपनी साधारण स्पीड से चलता है तो टाइम ज़्यादा लगता है, और जब उसकी चाल को हम 100 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हैं तो उसे 1 घंटे कम लगता है। हमने दोनों टाइम निकाल लिया, टाइम का डिफरेंस हमने बराबर 1 के कर दिया, और यहाँ से इसको सॉल्व किए तो x बराबर 300 निकल के आ जाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना पूछ सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। यहाँ पर एक त्रिकोणमिति का सवाल दिया गया है। कई बार एग्जाम में त्रिकोणमिति के छोटे छोटे सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो आपको त्रिकोणमिति का भी थोड़ा रिवाइज कर लेना है इसरो के पेपर देने जाने से पहले। तो हमें पता है tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 ये होती है tan 30 डिग्री की वैल्यू। तो 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है, तो 30 के जब 1/√3 रखेंगे, इसका स्क्वायर करना है, नीचे भी इसका स्क्वायर करना है। तो जब हम 1/√3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। हल करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4/3। जब हम 1 प्लस 1/3 को हल करते हैं तो इसको बटा 1 करके इधर मल्टीप्लाई करते हैं, या कहिए इसका एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ से हमारा निकल के आता है 4/3। छोटे छोटे आपको सॉल्यूशन आने चाहिए। अब 1 माइनस 1/3 को सॉल्व करेंगे तो 2/3 निकल के आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4/3 को जब 2/3 से डिवाइड करने का मतलब, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 हमारा ऊपर हो जाएगा, 2 हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल होकर कितना है, 2 बचा। तो टोटल कितना बचा, यहाँ से 2 बच जाता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, 77 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 2। ठीक, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर की तरफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोन हैविंग डायमीटर 20 mm एंड हाइट 30 mm। कोई एक शंकु है जिसका डायमीटर 20 mm दिया गया है और उसकी हाइट दी गई है 30 mm। तो उसका पूछा गया है वॉल्यूम, उसका आयतन कितना होगा। तो डायमीटर कितना है, 20 है, तो रेडियस निकालना हो तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस निकल के आ जाएगा 10 mm। हाइट कितना दे रखा है, 30 mm दे रखा है, तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, उसका आयतन कैसे निकालेंगे। आयतन निकालने के लिए फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला होता है शंकु या कोण का आयतन वॉल्यूम निकालने का। तो यहाँ पर हमें सारी वैल्यू पता है, हम रख देते हैं। पाई में उत्तर दिया गया तो इसलिए पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। ठीक है, पाई को ऐसे लिखा रहने देंगे। आर की वैल्यू 10 है तो 10 को 2 बार गुणा कर दिए। एच की वैल्यू 30 है, 30 रख दिए, 3 से 30 कैंसिल होकर कितना आया, 10 आ गया। 10 गुणे 10 गुणे 10 तो कितना हो जाएगा, 1000 पाई mm³ यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक, इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 1000 पाई। अब चूंकि यहाँ पर कोई भी आपका यूनिट नहीं दिया गया, बट यहाँ पर mm में उत्तर है तो यूनिट क्या हो जाएगी, mm³ या फिर क्यूबिक मिलीमीटर हो जाएगा। वैल्यू कितनी आएगी, 1000 पाई निकल के आ जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
इसमें क्या पूछा गया है, इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर द एंगल पी क्यू आर इज ए राइट एंगल, द एंगल पी आर क्यू इज 60 डिग्री, द लेंथ ऑफ साइड पी आर इज 20, व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड क्यू आर। यहाँ पर कोई एक त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें पी क्यू आर क्या है, समकोण है, पी आर क्यू का वैल्यू कितना है 60 डिग्री दिया गया है, पी आर की लंबाई 20 दी गई है, तो पार्श्व क्यू आर की लंबाई कितनी होगी यही हमें निकालनी है। तो इसको हम देख लेते हैं। बेसिकली हाइट और डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया गया है। तो मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर एक कोई त्रिभुज है जिसमें इसने क्या बोला है कि पी क्यू आर 90 डिग्री है। तो यहाँ पर जो बीच में होता है उसी की वैल्यू बेसिकली बताई जाती है। तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। और दूसरा क्या दिया गया, पी आर क्यू में जो आर की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री दी गई है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो क्यू की वैल्यू हमें दी गई है 90, आर की वैल्यू दी गई 60, तो 90 और 60 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। तो यहाँ पर P की वैल्यू कितनी निकल के आ जाती है, तो P की वैल्यू 30 निकल के आ जाती है। अब त्रिकोणमिति का हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है कि जब भी हमारा कोई राइट एंगल त्रिभुज बन रहा हो तो जो 30 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, A होती है। ठीक, 60 डिग्री के जो सामने की भुजा होती है उसकी वैल्यू होती है √3a, कितनी होती है, √3a होती है। और जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है उसकी वैल्यू 2a के बराबर होती है। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, इसको आप डायरेक्टली याद रखेंगे तो बहुत ही जल्दी आप बिना पेपर पेन उठाए न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। ठीक, कैसे याद रखना है, जो एंगल बड़ा है उसकी वैल्यू बड़ी है, मीन्स 30 डिग्री एंगल सबसे छोटा है तो इसकी वैल्यू a हो गई। अब 30 के बाद क्या बड़ा होता है, 60 बड़ा होता है, तो ये से थोड़ा बढ़ाएंगे तो मीन्स √3 ये 60 की वैल्यू हो गई। √3 का मान हमें पता है 1.732 के करीब होता है। ठीक, अब a जो है आपका मतलब जो q है, q का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है, तो कोण और बढ़ गया तो वैल्यू क्या होगी, और बढ़ जाएगी, तो इसकी वैल्यू 2a हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से ये कंसेप्ट निकल के आ रहा है। तो हमें दिया क्या गया है, हमें यहाँ पर पी आर की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, 20 mm दी गई है। और पी आर को हमने क्या मान लिया कि इसकी वैल्यू कितनी है, 2a है, अगर ये a है तो। अब यहाँ पर 2a की वैल्यू कितनी हो गई, 20 के बराबर हो गई, तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 10 की निकल के आ गई। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्यू आर की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो क्यू आर की लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 mm हो जाएगी। मान लीजिए अगर यहाँ से हमें पी क्यू की लंबाई भी निकालनी होती तो पी क्यू के लिए वैल्यू क्या हो जाती, √3 हो जाती। √3 का मान 1.732, तो आंसर निकल के आ जाता 17.32। लेकिन ये हमें कब, हमें पी क्यू की वैल्यू निकालनी होती है, हमें निकालनी है पी आर की वैल्यू, तो क्यू आर की वैल्यू, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो आशा करते हैं ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। तो 79 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, A 10 सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि 80 नंबर क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। व्हेन ए टूल इज सेट बिलो द सेंटर हाइट देन, जब हम क्या करते हैं, लेथ में फेसिंग टर्निंग करनी होती है तो टूल को हमें पता है प्रॉपर सेंटर हाइट पर सेट किया जाता है। तो मान लीजिए अगर हम टूल को इसके सेंटर हाइट पर ना सेट करके उसे ऊपर या नीचे सेट करते हैं तो कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, वही बेसिकली पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया जब उसको हम सेंटर हाइट से नीचे सेट करेंगे तो क्या होगा। तो इसके कंडीशंस को हम देख लेते हैं, किस कंडीशन में क्या क्या उस पर मतलब बेसिकली कौन कौन से इफेक्ट पड़ते हैं कम और ज़्यादा होने पर। ठीक, तो सबसे पहले बात की जाए, यहाँ पर जो फिगर नंबर आप ये देख पा रहे होंगे, तो फिगर नंबर ए में आपको क्या दिखाया गया, यहाँ पर जो हमारा टूल है ये आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। ये हमारा कोई सिलेंड्रिकल वर्क पीस है, इसकी ये क्या है, सेंटर लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये आपकी सेंटर लाइन और इसके जो टॉप सरफेस के बीच यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसको हम रैक एंगल कहते हैं। और यहाँ पर आपका जो एंगल बना है जिसको हमने y से प्रदर्शित किया है, तो जो y से प्रदर्शित करते हैं इसको हम फ्रंट क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। जिसको हमने x से प्रदर्शित किया है इसको टॉप रैक एंगल के नाम से जाना जाता है। तो फिगर ए में क्या दिखाया गया, फिगर ए में दिखाया गया है कि पूरा अपने सेंटर हाइट पर सेट है। ठीक है, तो जब कभी हमारा क्या होगा, अपने पूरे सेंटर हाइट पे सेट होगा तो क्या करेगा, अपना इफिशिएंटली कटिंग करेगा, उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं आएगा। अब सपोज दैट मान लीजिए वो सेंटर हाइट से ऊपर हो गया, यहाँ पर हमारी सेंटर हाइट थी, वो सेंटर हाइट से क्या हो गया, थोड़ा सा ऊपर निकल गया। जैसे कि आप फिगर
बी से देख पा रहे होंगे जो टूल है हमारा, टूल की पॉइंट क्या है, सेंटर हाइट के थोड़ी ऊपर है। सेंटर हाइट के जब ऊपर निकलेगा तो वहां पर क्या होगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो हमारा एक्स है, टॉप रेक एंगल है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, थोड़ी सी ज्यादा हो गई। पहले क्या थी, यहाँ केवल इतनी ही थी, कम थी, अब वैल्यू कितनी हुई, इतनी हो गई। मीन्स वैल्यू हमारी क्या हो गई, टॉप रेक एंगल की बढ़ गई। टॉप रेक एंगल की वैल्यू बढ़ गई, साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो फ्रंट क्लियरेंस एंगल था इसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। जब भी टूल को हम सेंटर हाइट से ऊपर करते हैं, सेट करते हैं, तो वहां पर टॉप रेक एंगल की वैल्यू बढ़ जाती है और जो फ्रंट क्लियरेंस एंगल होता है इसकी वैल्यू घट जाती है। इससे इफेक्ट क्या पड़ता है, तो इससे इफेक्ट ये पड़ता है कि जब क्लियरेंस एंगल घटेगा तो जो टूल का कटिंग पॉइंट है उसके नीचे का भाग, जो ये नीचे का भाग है, ये क्या करेगा, वर्क पीस से, सरफेस से सबसे पहले टच करेगा और बहुत ज्यादा घर्षण होगी। तो घर्षण ज्यादा होगी तो जो टूल की नोज है वो खराब हो जाती है और ये टूल मीन्स उतना इफिशिएंटली फिनिश नहीं करता। जो सरफेस फिनिश होती है वो भी उतनी अच्छी नहीं आती, काफी वो घर्षण करके, रगड़ करके गर्मी पैदा होती है उसमें, ठीक। और कुछ कंडीशन में टूल के भी टूटने की संभावना होती है। तो मेन क्या है हमारा, यहाँ पर जो टॉप रेक एंगल है वो बढ़ेगा और फ्रंट क्लियरेंस एंगल घटेगा, जिससे हमारा घर्षण ज्यादा होगा। क्लियरेंस कम है तो घर्षण ज्यादा होगा, ज्यादा गर्मी पैदा होगी और टूल की नोक जल्दी खराब हो जाएगी। बात की जाए थर्ड कंडीशन की, जिसमें बेसिकली क्या होता है, अगर हम इसको सेंटर हाइट से नीचे सेट कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे टूल के पॉइंट को सेंटर हाइट से नीचे सेट किया गया इस थर्ड वाले फिगर में, तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो इस कंडीशन में बेसिकली यहाँ पर जो आप फ्रंट क्लियरेंस एंगल देख रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, फ्रंट क्लियरेंस एंगल बढ़ जाता है और टॉप रेक एंगल क्या होता है, घट जाता है। तो टॉप रेक एंगल घटता है और फ्रंट क्लियरेंस एंगल बढ़ता है। इससे क्या होता है, कार्य करते समय जो ये हमारा टूल है इसके ऊपर हमारा वर्कपीस टूल के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। जब भी हम उसकी टर्निंग फेसिंग कुछ कर रहे होते हैं तो उस समय जो हमारा वर्कपीस होता है वो क्या करता है, टूल के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, जिससे यहाँ टिप बहुत जल्दी इसकी टूट जाती है और साथ ही साथ इसकी सरफेस फिनिश भी उतनी अच्छी नहीं आ पाती है। उतना बढ़िया ये टिप अगर मतलब वो उसी पे फोर्स ज्यादा प्रेशर लगा रहा है तो उतना बढ़िया कटिंग नहीं कर पाता है और हमारा सरफेस फिनिश अच्छा नहीं आता है। तो ये कुछ प्रमुख इफेक्ट हैं इसके कि कब कौन सा इफेक्ट होता है, कब घटता है एंगल, कब बढ़ता है। तो आशा करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमारे पूछा क्या गया है, जब बिलो सेंटर हाइट सेट करते हैं तो बिलो में क्या होता है, टॉप रेक एंगल बढ़ेगा, टॉप रेक एंगल घटेगा और फ्रंट क्लियरेंस एंगल बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए की बात की जाए, टॉप रेक एंगल डिक्रीज, तो ये मैच कर रहा है, ठीक। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है कि सेंटर हाइट से नीचे सेट करने पर टॉप रेक एंगल कम होगा और साथ ही साथ जो हमारा फ्रंट क्लियरेंस है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन पेपर में 80 क्वेश्चन थे जिसको हमने क्या किया, 3 पार्ट में डिस्कस कर लिया। ये हमारा था 10/12/2017 का पेपर, इसरो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप का नंबर दिया गया उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहां पर आप रेगुलर अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चंस को क्लियर किया जाता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं और इसे अधिक से अधिक अपने फ्रेंड के बीच शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी क्या हो सके, बेनिफिट मिल सके। और यदि अभी तक आपने CCI और सैक अहमदाबाद का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप जल्द ही फॉर्म को अप्लाई कर दें कि सैक अहमदाबाद की डेट 26 तारीख तक है। 26 इसकी लास्ट, 15 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, ठीक। और CCI की लास्ट डेट 26 है। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। और इसके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं इसरो के वो तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, बहुत जल्द हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं CCI सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के प्रीवियस ईयर पेपर को। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।